हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी आज की वीडियो में। मेरी आज की वीडियो मैंने कुछ अलग सोच कर बनाया है कि मैं आपके जीएस सब्जेक्ट्स भी सोच रहा हूँ कि आपके कवर कराऊँ, लेकिन आज मैंने सिर्फ उनकी क्विज़ बनाई हैं जिससे आप टेस्ट कर सको कि आप इस समय कहाँ स्टैंड करते हैं पूरे कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे ये नहीं लगता कि आपको टेस्ट देने के लिए कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये टेस्ट ज़रूर दें। ये जो टेस्ट होने वाली है ये हमारी एक सीरीज़ होगी पूरी, जिसे हम बोलेंगे सुपर 7 क्विज़। इसमें आपके 7 क्वेश्चंस होंगे हर सीरीज़ में। 7 क्वेश्चंस में से अगर आप 5 आउट ऑफ 7 अगर 5 आउट ऑफ 7 आपके ठीक होते हैं तो आप अपने आप को ठीक मानिए, अन्यथा आपको अभी और तैयारी की ज़रूरत है। और हाँ, आप जब ये पूरी क्विज़ दे दें तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चाहे आपके कितने भी आते हैं, शर्माएं ना, कृपया अपना स्कोर ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो मैं आज का अपना पहला सवाल लेता हूँ। जो मेरी ये क्विज़ है ये ज्योग्राफ़ी की होगी। ज्योग्राफ़ी में भी खगोलिकी की ये क्विज़ होने वाली है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि सूर्य का वह भाग जो प्रकाशमान नहीं होता उसे क्या कहा जाता है। तो इसके ऑप्शंस मैं आपको लिख कर ही दूंगा, और जो आज मैं मेथड बताने वाला हूँ आप उसी मेथड से अगर आप पढ़ते हैं तो आप बहुत सक्सेस पाएंगे, ये मेरा यकीन मानिए। चलिए, तो इसके मैं ऑप्शंस आपको देता हूँ। नंबर 1 इसका ऑप्शन है प्रकाश मंडल, इसे बोलते हैं फोटोस्फीयर। अगला है वर्णमंडल। नेक्स्ट आपका है सूर्य क्रीट। और जो फोर्थ ऑप्शन है आपका वो है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है, आपके पास 5 सेकंड का समय है, फिर आप अपना आंसर बताएंगे। पहला ऑप्शन है प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, सूर्य क्रीट या नन ऑफ दीज। चलिए, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है वर्णमंडल। देखिए, क्या होता है, जो सूर्य होता है उसके जो किनारे होते हैं, यहाँ पर ये जो सतह होती है ये दीप्तिमान या प्रकाशमान नहीं होती। यहाँ ये जो सतह होती है ये अवशोषण कर लेती है सभी प्रकाश का, जिस कारण से ये हमें चमकती हुई दिखाई नहीं देती है। अब क्या होता है, ये सतह हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये बीच का भाग प्रकाशमान होता है ये हमें दिखता है, ये हमें दिखाई देता है। और जो ये बीच का भाग होता है इसे हम बोलते हैं क्या, प्रकाश मंडल। बीच के भाग को हम प्रकाश मंडल बोल देते हैं, और ये साइड का भाग जो नहीं चमकता इसे हम बोल देते हैं वर्ण मंडल। अब आप प्रकाश मंडल समझ चुके होंगे, वर्ण मंडल समझ चुके होंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ सूर्य किरीट। सूर्य किरीट क्या होता है, जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो ये आप मान लीजिए कि ये सूर्य है और इसके सामने यहाँ ये मान लीजिए चंद्रमा आ जाता है, तो हमें ये वाला पार्ट तो चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं देगा। यहाँ तो चंद्रमा आ गया तो ये पार्ट हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये जो पार्ट है ये जो होगा वो दीप्तिमान होगा, प्रकाशमान होगा, जिस कारण से हमें जो आकृति दिखती है वो रिंग के आकार की दिखती है। इस तरीके से आपको आकृति दिखती है, आपको ये भाग चमकता हुआ दिखाई देगा, तो ये रिंग की तरह की आकृति बनती है। तो इसी को बोलते हैं हम डायमंड रिंग की घटना। और ये जो भाग हमें दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय, जो हमें सूर्य का भाग चमकता हुआ दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं क्या, सूर्य क्रीट, या इसे ही हम बोलते हैं कोरोना। तो मैंने आपको तीनों ऑप्शन का विश्लेषण करके बता दिया कि प्रकाश मंडल किसे बोलते हैं, वर्ण मंडल किसे बोलते हैं और सूर्य क्रीट किसे बोलते हैं। अब आप समझ ही चुके होंगे कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है वर्णमंडल। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से है, निम्न में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है। आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 शुक्र, नंबर 2 पृथ्वी, नंबर 3 बृहस्पति और
नंबर 4 शनि। इन चारों ग्रहों में से किसकी घूर्णन गति सर्वाधिक है? आप बताइए। चलिए तो अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति की घूर्णन गति सर्वाधिक है। चलिए अब इसका विश्लेषण करते हैं पूरे सवाल का। देखिए, गति दो तरीके की होती हैं। किसी भी ग्रह में जो गति होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है परिक्रमण और एक होती है परिभ्रमण। क्या होता है, देखिए कि अगर सूर्य, मान लीजिए सूर्य आपके सेंटर में है, तो अगर ये सूर्य मान लीजिए आप, और जो ग्रह हैं इसके चारों ओर अपने पथ पर चक्कर लगाते हैं। इस तरीके से मान लीजिए ये ग्रह है, इस तरीके से चलता चलता इसके पूरे चक्कर लगा देता है, तो इस गति को हम बोलते हैं परिक्रमण गति। जब वो सूर्य के चारों ओर वो घूमता है, परिक्रमा करता है, तो उसे बोलते हैं हम परिक्रमण गति। लेकिन ग्रह जो होता है वो अपनी धुरी पर भी लट्टू की तरह घूमता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी मान लीजिए, इस पृथ्वी का इसे हम धुरी मान लेते हैं, तो ये क्या होता है, इस तरीके से लट्टू की तरह घूमती है। अब ग्रह की गति की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सभी ग्रह होते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। हमारे सभी ग्रह जो होते हैं वो कैसे घूमते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। केवल दो ग्रहों को छोड़ के। वो दो ग्रह कौन से हैं आप याद रखेंगे, आंसू। आंसू से आप याद रखेंगे, आ से होता है अरुण और शु से होता है शुक्र। ये दो ग्रह हमारे उल्टे घूमते हैं, ये घूमते हैं ईस्ट टू वेस्ट। बाकी सबकी अपेक्षा ये दो ग्रह उल्टे घूमते हैं, बाकी हमारे वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं और ये दोनों ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। चलिए अब हम ऑप्शंस पर आ जाते हैं। देखिए शुक्र जो ग्रह है शुरू से दूसरे नंबर पर आता है सूर्य से दूरी के हिसाब से। ये चमकीला ग्रह होता है, इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। ये सबसे गर्म ग्रह होता है, ये आपको याद रखना है, ये सबसे गर्म ग्रह होता है। लोग यूजुअली बुध को सबसे गर्म ग्रह मानते हैं क्योंकि वह सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन एक्चुअली में शुक्र उससे ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि इस पर CO2 पाई जाती है। CO2 जो हमारी होती है वो ग्रीन हाउस गैस होती है। अब मैं आपको यहाँ पर ग्रीन हाउस नहीं समझा सकता क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। ये ग्रीन हाउस गैस होती है, तो जिस कारण से शुक्र बहुत गर्म होता है। देखिए पृथ्वी हमारा शुरू से थर्ड नंबर पर होती है, नीला ग्रह इसे बोलते हैं। बाकी पृथ्वी के बारे में आप सब जानते हैं। बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है, सबसे भारी ग्रह होता है, इसे हम पीला ग्रह कहते हैं। ये शुरू से कौन से स्थान पर होता है, 5वें स्थान पर होता है। अब बात करते हैं हम शनि की। शनि की अगर हम बात करें तो ये 6ठे स्थान पर होता है, इसे हम काला ग्रह बोलते हैं। इसके सर्वाधिक उपग्रह अब शनि के हैं, पहले बृहस्पति के थे लेकिन अब जो सर्वाधिक उपग्रह हैं वो शनि के हैं, और इसका घनत्व तो सबसे कम होता है। अब आप परिभ्रमण गति बृहस्पति की सबसे ज़्यादा है और सबसे कम किसकी है, शुक्र की। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि एक ब्रह्मांड वर्ष किसे कहा जाता है, एक ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन आपका इसमें ये है कि सूर्य द्वारा आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा में लगा समय। दूसरा ऑप्शन है आपका पृथ्वी द्वारा, या मैं जल्दी से लिख देता हूँ, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय। चौथा ऑप्शन है आपका कि किसी ग्रह द्वारा उसके तारे की परिक्रमा में लगा समय।
देखिए आपको यहाँ पर राइटिंग या लिखना मैटर नहीं करता है, आपका समझना यहाँ पर ज़्यादा मैटर करता है। इस वजह से मैं ना राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ ना लिखने पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, मैं हमेशा समझाने पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका सूर्य द्वारा आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा में लगा समय। दूसरा है पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय। तीसरा है चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय। चौथा किसी ग्रह द्वारा उसके तारे की परिक्रमा में लगा समय। चलिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर है फर्स्ट, पृथ्वी मतलब कि सूर्य द्वारा उसके आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा में लगा समय। ये जो सूर्य है वो ये आकाशगंगा का एक चक्कर ये लगाता है 250 मिलियन वर्ष में। 250 मिलियन वर्ष में एक चक्कर लगा देता है आकाशगंगा का। इसे ही हम बोलते हैं क्या, एक ब्रह्मांड वर्ष। और पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय ये आप सब लोग जानते हैं कि 365 दिन लगाता है। लिख देता हूँ मैं कि ये 365 दिन और 1/365 सही 1/4 दिन लगाता है। इसे हम एक नॉर्मल ईयर बोलते हैं, जो हमारा एक साल होता है इतना ही होता है। अब चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय ये जो हमारा होता है ये होता है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 12 सेकंड आप इसे मान सकते हैं। ये चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय ये है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक नक्षत्र दिवस। और ये है किसी ग्रह द्वारा उसकी तारे की परिक्रमा में लगा समय, ये उस ग्रह का एक वर्ष होगा। कोई भी ग्रह जितने टाइम में अपने तारे की परिक्रमा लगा देता है वो उस ग्रह का क्या होता है, एक वर्ष। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि शरद विषुव किसे कहा जाता है। शरद विषुव कब होता है। चलिए पहला ऑप्शन आपका है 21 मार्च। दूसरा ऑप्शन है आपका 21 जून। दूसरा ऑप्शन है आपका 21 जून। तीसरा ऑप्शन है आपका 23 सितंबर। और चौथा ऑप्शन है आपका 22 दिसंबर। इन चारों में से आपको आंसर बताना है कि शरद विषुव किसे कहा जाता है। चलिए अब हम इसका विश्लेषण कर लेते हैं थोड़ा। देखिए मैं आपको ज़्यादा इसके बारे में बताऊंगा नहीं, बस थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी की भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश। एक रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है और एक रेखा 23.5 डिग्री साउथ में होती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये जो है वो 23.5 डिग्री साउथ। ऊपर वाली को हम बोलते हैं कर्क रेखा, नीचे वाली को हम बोलते हैं मकर रेखा। अब देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है विषुव और एक होती हैं संक्रांति। ये दो चीज़ें होती हैं, दोनों में क्या अंतर है। विषुव उस दिन को बोलते हैं जब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात समान हो, उस दिन को हम क्या बोलते हैं, विषुव। और संक्रांति बोलते हैं जिस दिन कर्क रेखा या मकर रेखा पर दिन और रात समान हो, उसे हम बोलते हैं संक्रांति। तो देखिए हमारा ये शुरू कहाँ से होता है, ये शुरू होता है हमारा 21 मार्च से। 21 मार्च में जो हमारा सूर्य है वो सीधी किरणें डालता है। मान लीजिए इस तरीके से ये सूर्य है, ये सीधी किरणें डालता है भूमध्य रेखा पर। इसके बाद क्या होता है, सूर्य ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है और सूर्य यहाँ पहुँच जाता है कर्क रेखा के सामने। सूर्य कर्क रेखा के सामने पहुँच जाता है 21 जून को। सूर्य इससे ऊपर नहीं जाता है, बस 21 जून को क्या करता है, ये कर्क रेखा पर अपनी सीधी किरणें डालता है। यहाँ जाने के बाद वो वापस नीचे की तरफ आना शुरू करता है और इस बार वो 23 सितंबर को पहुँच जाता है। कहाँ पर, ये 23 सितंबर को ही पहुँच जाता है भूमध्य रेखा पर वापस। अब ये यहाँ से नीचे आना शुरू करता है, नीचे आ जाता है ये आपका 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य अपनी सीधी किरणें डालता है मकर रेखा पर। अब देखिए आपको बस ये याद रखना है कि सूर्य जब भी जहाँ भी अपनी सीधी किरणें डालेगा वहाँ दिन और रात बराबर होंगे। तो देखिए 21 मार्च को और 23 सितंबर को ये भूमध्य रेखा पर अपनी सीधी किरणें डाल रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे दोनों क्या हैं, ये हैं हमारे विषुव।
और जब ये कर्क रेखा पर सीधी किरण डाल रहा है, मतलब कर्क रेखा पर जो दिन और रात बराबर होंगे, तो ये हमारी संक्रांति। कौन सी संक्रांति? कर्क रेखा पर डाल रहा है तो कर्क संक्रांति, और मकर रेखा पर डाल रहा है तो मकर संक्रांति। अब याद रखना, आपको ये बात याद रखनी है कि ये 21 जून को हमारे पूरे उत्तरी ध्रुव का ये सबसे बड़ा दिन होता है। अब क्योंकि उत्तरी ध्रुव का ये बड़ा है तो दक्षिणी ध्रुव पर ये दिन सबसे छोटा होगा, और 22 दिसंबर हमारा दक्षिणी ध्रुव पर सबसे बड़ा दिन है, तो ये उत्तरी ध्रुव पर उस दिन सबसे छोटा दिन होगा, ये आपको याद रखना है। और 21 मार्च और 23 सितंबर ये पूरी पृथ्वी पर दिन और रात यहाँ इस समय क्या होंगे? समान। तो हम याद रखेंगे आप कि हम मकर संक्रांति को ही क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति को ही हम बोलते हैं शरद विषुव, और कर्क संक्रांति को हम बोलते हैं वसंत विषुव। ये दो विषुव होते हैं हमारे, एक वसंत विषुव और एक शरद विषुव। इसे बोलते हैं हम ऑटम इक्विनॉक्स। शरद विषुव को बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स, और वसंत विषुव को बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर दें अभी। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप वीडियो को आगे देखें। अगर आपका मन है वीडियो छोड़ने का तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं। देखिए, ज़बरदस्ती किसी से ना तो पढ़ाई करवाई जा सकती है, ना कोई पढ़ाई कर सकता है, तो इस वजह से ज़बरदस्ती आपसे किसी बात की नहीं है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को आगे देखें, अन्यथा आप जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किसे प्रधान यामियोत्तर रेखा कहा जाता है? इंग्लिश में बोलते हैं प्रधान यामियोत्तर को प्राइम मेरिडियन। निम्न में से किस रेखा को प्रधान यामियोत्तर कहा जाता है? देखिए, पहला ऑप्शन मैं आपको देता हूँ कि 0 डिग्री अक्षांश। अगला ऑप्शन है आपका 0 डिग्री देशांतर। अगला ऑप्शन है आपका 180 डिग्री देशांतर। अगला ऑप्शन है आपका चौथा, जो है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ। इन चारों में से किसको प्रधान यामियोत्तर रेखा कहा जाता है? चलिए इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 0 डिग्री देशांतर। अब हम इस क्वेश्चन का विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर दो तरीके की रेखा हैं, एक लेटी हुई रेखा है और कुछ रेखा हमारी खड़ी हैं। जो लेटी हुई रेखा है इन्हें हम बोलते हैं अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, और जो खड़ी हुई रेखा हैं इन्हें हम बोलते हैं देशांतर रेखा। ये रेखा सिर्फ काल्पनिक है, आप इन्हें ये ना माने कि रियल में खींची हुई हैं। तो देखिए, हमारी जो सबसे बीच की जो लाइन पृथ्वी को दो पार्ट में बांट देती है, एक ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। दो पार्ट में बांट देती है, नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव और नीचे का दक्षिणी ध्रुव। ये जो होते हैं हमारे, ये होते हैं ध्रुव, सबसे लास्ट पॉइंट होता है। और जो ऊपर का 0 डिग्री से ऊपर का पार्ट है उसे हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो 0 डिग्री से नीचे का है उसे हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। अब ये हमारी रेखा इसी तरीके से आगे बढ़ती रहती हैं। ये 1 डिग्री नॉर्थ, ये 2 डिग्री नॉर्थ, इसी तरीके से लास्ट में जा जाकर ये छोटी होती रहती हैं। देखिए, आपको लग रहा होगा कि छोटी हो रही हैं, और ये लास्ट में जा जाके लास्ट पॉइंट जो सबसे ऊपर होता है 90 डिग्री नॉर्थ पर ये रेखा क्या हो जाती है, एक बिंदु का रूप ले लेती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुव। उसी को हम बोल देते हैं, अगर ये ऊपर की तरफ है तो ये होता है उत्तरी ध्रुव, और अगर यहीं नीचे की तरफ है तो ये होता है हमारा दक्षिणी ध्रुव। देखिए, इस तरीके से चलती हैं, ये हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव। और कुछ रेखा खड़ी होती हैं, ये जो रेखा होती हैं अक्षांश रेखा, ये पूरे एक व्रत के तौर पर होती हैं, लेकिन जो ये हमारी देशांतर रेखा हैं ये व्रत के तौर पर नहीं होती है। यहाँ से शुरू होती हैं, यहाँ ख़त्म होती हैं, मतलब एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट पर ये ख़त्म होती हैं। देखिए, उत्तरी ध्रुव से निकलकर ये दक्षिणी ध्रुव में समा जाती हैं, तो ये हमारी व्रत के तौर पर नहीं होती। प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ये आपको याद रखना है। ये हैं हमारी देशांतर रेखाएं। अब क्या होता है, 0 डिग्री अक्षांश को हम बोल देते हैं विषुवत रेखा, या
भूमध्य रेखा। 0 डिग्री देशांतर को हम बोल देते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं विषुवत या भूमध्य। 0 डिग्री देशांतर को हम बोलते हैं प्रधान यामियोत्तर रेखा, और जो प्रधान यामियोत्तर रेखा इसे बोला जाता है। और जो 180 डिग्री देशांतर है हमारा, ये जो 180 डिग्री देशांतर है इसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, क्योंकि इसी से हमारी तिथि निर्धारित होती है, तो इसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ आप सब लोग जानते हैं, इसे बोलते हैं हम कर्क रेखा। आपको ये याद रखना है कि एक जैसे ही हम आपको मैं कुछ और पॉइंट्स दे देता हूँ। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर होती है। और 2 देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। ये इनके बीच की दूरी होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है जोन। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहते हैं, जबकि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? गोरे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? इसका पहला ऑप्शन है आपके लिए थेल्स। नंबर 2 आपका ऑप्शन है अरस्तु। नंबर 3 आपका ऑप्शन है टॉलमी। और नंबर 4 आपका ऑप्शन है इसके लिए मार्टिन बेहम। थेल्स, अरस्तु, टॉलमी या मार्टिन बेहम। आपको बताना है विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है मार्टिन बेहम। अब थेल्स कौन थे? थेल्स से हमारे पृथ्वी के प्रथम मापनकर्ता, मतलब पहली बार जिन्होंने पृथ्वी मापी थी वो थे हमारे थेल्स। अरस्तु कौन है? अरस्तु हैं हमारे जिन्होंने हमें बताया था कि पृथ्वी गोल है। अब टॉलमी कौन है? टॉलमी वो थे जिन्होंने हमें जियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया था। जियोसेंट्रिक सिद्धांत वो सिद्धांत है जिसमें टॉलमी ने हमें बताया था कि जो पूरी आकाशगंगा है उसका केंद्र क्या है? जियो मतलब पृथ्वी। पृथ्वी हमारी आकाशगंगा का केंद्र है। ये सिद्धांत किसने दिया था? टॉलमी ने। और इन्हें मानचित्र कला के पिता भी कहा जाता है टॉलमी को। ये थी आपकी इस क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है हम आते हैं उस पर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अक्षीय झुकाव के कारण नहीं होता है। निम्न में से क्या चीज़ अक्षीय झुकाव के कारण नहीं होती है? एक लिखिए आप, मौसम में परिवर्तन। दूसरा लिखिए, दूसरा है आपका दिन रात की लंबाई में अंतर। तीसरा आप लिखेंगे दिन रात का होना, दिन रात का होना। और चौथा है आपका वर्षा के विभिन्न समय में अंतर। देखिए ये 4 हैं आपके। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा हमारा दिन रात का होना। मौसम में जो परिवर्तन होता है उसकी जो मेन वजह होती है अक्षीय झुकाव होता है। पृथ्वी हमारी आपको पता है कि सीधी नहीं है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब इसी के कारण क्या होता है, देखिए हमारे अगर हम यहाँ से अपनी अक्षांश रेखाएं अब खींचें तो क्या होगा, यहाँ से हम अपनी अक्षांश रेखाएं खींचें तो देखिए अक्षांश रेखाएं केवल भूमध्य रेखा ऐसी रेखा होगी जो इस अक्ष के दोनों तरफ बराबर है, वरना हर रेखा एक तरफ छोटी और एक तरफ बड़ी है। इन्हीं के कारण क्या होता है, मान लीजिए सूर्य हमारा इस जगह है, भूमध्य रेखा पर है, तो हर जगह जो दिन रात होंगे बराबर होंगे। लेकिन अगर सूर्य थोड़ा नीचे है तो देखिए जैसे यहाँ पर ये जो अक्षांश रेखा है वो बड़ी है, मतलब यहाँ जो दिन होगा वो बड़ा होगा, और दूसरी तरफ जो दिन होना है हमारा कैसा होना है? छोटा। तो जो दिन रात की लंबाई में अंतर होता है वो हमारे अक्षीय झुकाव के कारण होता है। ये आपको याद रखना है कि जो दिन रात की लंबाई में अंतर होता है वो अक्षीय झुकाव के कारण होता है। मौसम में परिवर्तन भी अक्षीय झुकाव के कारण होता है। वर्षा के समय में अंतर जो आता है, मान लीजिए
कि कभी वर्षा जल्दी हो जाती है, कभी वर्षा लेट होती है। इसका जो मेन कारण है वो अक्षीय, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव ही है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर ना झुकी हो तो इन वर्षा जो है प्रत्येक समय एक ही टाइम पर होगी। तो इसका जो आंसर होना है दिन रात का होना। दिन रात का जो होना है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण है। पृथ्वी जो घूमती है, पृथ्वी घूमकर सूर्य के सामने आती है, सूर्य से पीछे जाती है, इसी की वजह से क्या होता है हमारा दिन रात। ये थी आपकी आज की क्विज़ जो कि खगोलिकी से संबंधित थी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना स्कोर कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।